पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। चित्रसेन साहू इसकी जीती जागती मिसाल है। छत्तीसगढ़ के हाफ ह्यूमन रोबो कहे जाने वाले चित्रसेन ने दुनिया के 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह की हैं, वो भी कृत्रिम पैरों के दम पर। साल 2014 में चित्रसेन साहू एक ट्रेन हादसे की चपेट में आ गए। दोनों पैर काटने पड़े। इस कठिन समय में चित्रसेन का सहारा बनी पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा की कहानी। अरुणिमा से प्रेरणा लेकर चित्रसेन भी निकल पड़े पहाड़ों का कद नापने। इसमें उनके साथी बने प्रोस्थेटिक लेग। दुनिया की तमाम बर्फीली चोटियों के शिखर पर झंडा गाड़ने के साथ चित्रसेन ने खेल के मैदान में भी दम दिखाया। वो नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर है। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाते हैं। बर्फीले तूफान से टकराने वाले और ऊंची चोटियों पर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा बुलंद करने वाले चित्रसेन साहू का स्वागत जोरदार तालियों के साथ कीजिए। स्वागत है चित्रसेन जी आपका। थैंक यू सो मच सर। एक इजाजत चाहता हूं आपसे। जी। उस जगह आपको ले चलें जहां शायद आप न जाना चाहें। बिल्कुल ले जा सकते हैं आज। चलिए चलते हैं। अब ये हमने जो लोग नहीं जानते इस कहानी को उनके लिए ये तस्वीरें दिखाई। ये स्टेशन आपके जहन में हमेशा रहेगा, लेकिन जो हुआ हमने सुना उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा दर्दनाक था, जो देरी हुई। मान सकते हैं, पर आज के समय में जो जानते हैं मुझे और जिस समय मेरे साथ जो हॉस्पिटल में साथी रहे, मेरी फैमिली रही, वो भी बहुत अच्छे से जानती कि क्या हुआ था उसके बाद। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैं पूरे होशो हवास था। हालांकि उस एक्सीडेंट को आज तक मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ, पूरे होशो हवास रहते भी, साइंटिफिकली भी, पर मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था, सबसे बड़ी चीज़। और अभी जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि अभी जो वो प्लेटफॉर्म में गैप है वो काफ़ी कम हो गया है। एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि नए जो शूट हुआ है वीडियो, उसमें प्लेटफॉर्म का जो गैप है कम हो गया है, क्योंकि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था वो प्लेटफॉर्म का गैप काफ़ी बड़ा था। और मैं वो उसे बुरा दिन कहना मैं शायद कई बार सही भी नहीं समझता हूँ। आई गेस वो एक स्क्रिप्ट था जो भगवान ने लिखा हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारी उपलब्धि भी लिखा हुआ था। तो उसे वो बुरा दिन कह पाना मेरे लिए बहुत संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले भी जो स्ट्रगल था, संघर्ष था घर में। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो जब लगातार आप संघर्ष देखते रहते हैं तो कई बार आपके बड़े संघर्ष ना बहुत छोटे हो जाते हैं। तो शायद मेरे साथ ये चीज़ें थी, और प्रिपरेशन तो नहीं कहनी चाहिए कि अभी आपकी बुरी परिस्थिति की प्रिपरेशन होती नहीं है, पर आपको इमीडिएट डिसीजन लेना होता है। मैंने ज़िंदा रहने का डिसीजन लिया था, और मैं पूरे होशोवास रहते हैं मैंने सारा चीज़ गाइड किया, एम्बुलेंस को भी,
कि मुझे ये हॉस्पिटल में जाना है। और उस समय जो नियर बाई बिलासपुर शहर था, वहाँ पे उतने हॉस्पिटल नहीं थे, तो मुझे रायपुर आना था। और वो उस समय वो जो रायपुर बिलासपुर का रोड है वो बना नहीं था, कच्चा सड़क था, पूरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। तो वो 3.5 घंटे के सफ़र में एक और एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस का। सामने में गाय आ गई, फिर ब्रेक लगा, और जो अराउंड 1 घंटे का सफ़र बचा हुआ था सिमगा के आसपास। तो उस समय मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो जो लेग मेरा ऑलरेडी डैमेज है वो थोड़ा छिटक के दूर चला गया। सो वो काफ़ी पेनफुल था, मुझे पेन उतने समय तक फील नहीं हो रहा था। करीबन 37 दिन हॉस्पिटल में रहा, 5 मेजर सर्जरी हुए, और स्टार्टिंग में मेरा एक लेग का एम्पुटेशन हुआ था, बाद में मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण दूसरा लेग भी एम्प्यूट करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उस समय पूरे फैमिली और फ्रेंड्स साथ में थे। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, आप उस समय भी मैं जब पूरे होशो आवाज़ था और सारी चीज़ को समझ रहा था, तो आप ये जो खुशमिजाज चेहरा देख रहे हैं, आप वो चेहरा आप हमेशा देख सकते हैं। आई गेस आपको वीडियो में या फोटोग्राफ्स आपको जो मिलेंगे। आपने कहा कि फैमिली साथ थी, फैमिली आज भी साथ है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें हिम्मत है या जो हौसला है वो कहाँ से आया? इनमें बचपन से था? हाँ, बचपन से था इसमें हिम्मत, कुछ करने की इच्छा शक्ति भी इसमें था। ये जो जिस दौर से गुजरे, उस दौर से आप भी गुजरे परिवार में साथ में। लेकिन तकलीफ तो हम लोगों को हुआ उस समय, सुने तब, और तुरंत रात में हम लोग गाड़ी लगाए और हॉस्पिटल के निकल गए। करीब 1 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तो देखे तो बहुत तकलीफ हुआ। वो वक्त जो है जिसमें इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, परिवार हिम्मत दे पाया या परिवार को भी यही हिम्मत दे रहे थे? जी, लड़का खुद अपने आप से मजबूत थी, इसलिए हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ पाए। लेकिन आज भी वो दिन याद करके बहुत तकलीफ़दायक है। फिर भी लड़का का हौसला देख के हम लोग भूलने की कोशिश करते हैं। और आज आप जब देखते हैं ये चोटियों पे तिरंगा फहरा रहे हैं, हाँ, अच्छा लगता है सर। सबसे ज्यादा उस दिन के बाद सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा? अच्छे दिन तो ऐसे हमेशा है, मतलब इवन हम हॉस्पिटल में थे तो कभी फील भी नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। तो हम हॉस्पिटल में जब प्राइवेट वार्ड्स में आ गए, जब आईसीयू से निकल के जब सेफ हो गए, तो हम फुटबॉल मैचेस देखते थे। मतलब उसके बाद कभी वो बुरा समय या कुछ अच्छा लगा नहीं, बट जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि आप जब समिट पे होते हैं, जब मेरा पहला माउंटेन था माउंट किलिमंजारो, तो वो एक अद्भुत अनुभव था। मैं 5 साल बाद अपने आप को एक ऐसे जगह देख पा रहा था जिसका मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। तो मैं अपने आप को 5 साल पीछे ढकेल के मैं रिवाइव कर रहा था अपने आप को, कि एनालिसिस कर रहा था कि ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी। मैंने बिफोर एक्सीडेंट भी या बाय बर्थ मैंने कभी माउंटेन्स के बारे में सोचा नहीं था। ये तो चीज़ें शौकिया तौर पे आ गई। जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं फ्रीडम के बारे में ज़्यादा सोचने लगा कि मैं पहले जैसे वो एक्टिविटी कर पाऊँ जो मैं करता था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था और मुझे रनिंग करना पसंद था, तो मैं वैसे ही बनना चाहता था। और वैसे करते करते मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम में आ गया, 3 साल टीम को रिप्रेजेंट किया, फिर पैरा स्विमिंग भी हो गया। तो एक आई गेस फ्रीडम ही था मेरा मोटिवेशन, आई गेस, जो ये सब माउंटेन्स की तरफ ले गया। उसके बाद 3-4 और समिट हुए, बट जो पहला जो समिट था वो हमेशा स्पेशल होता है। और जब ये बात हो रही थी उस समय की एक्सीडेंट टाइम में, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस आई गेस मम्मी और पापा के लिए था। पिता जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं या एक्सप्रेशन फील नहीं कर पाते, कई बार मेरे रूम में आते भी नहीं थे पापा, बट आई गेस मैं समझ पाता हूँ उनकी सिचुएशन को। और माँ को तो मालूम भी नहीं था, अराउंड मेरे ख्याल से 25 नहीं, आई गेस 27-28 दिन तक के माँ को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमने एक जूता दिखा दिया उनको कि जूते में तो खून के छींटे भी नहीं पड़े, तो सब ठीक है। और बड़ा इत्तेफाक हुआ उस समय कि मुझे ड्रेसिंग के लिए लेने जाने वाले थे, तो मैं स्ट्रेचर में शिफ्ट करने वाला था और मम्मी मेरे से मिलकर चली गई और मम्मी को मालूम नहीं कि मेरे दोनों पैर नहीं हैं। पहले भी 2 बार मिल के गई तो उनको भी मालूम नहीं था, बट वो आई गेस रुमाल या कुछ चीज़ भूल गया था उन्हें, बैग मुझे याद नहीं है क्या भूला था उन्होंने, और मैं स्ट्रेचर में शिफ्ट करने वाला था और मम्मी उसी समय आ गई। तो वो जो साइलेंस वाला वो था, वो फीलिंग था जिसको मतलब बता पाना बहुत मुश्किल है,
और आई गेस वो पेन मुझे नहीं लगता मतलब कि वो मेरे से ज़्यादा पेन मम्मी पापा का ही रहा होगा हमेशा। और जैसा मम्मी ने कहा कि वो वहाँ तो जाना नहीं चाहती, लेकिन अब हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ उसके बाद आप गए, वो तस्वीरें भी देखना ज़रूरी है। सबसे बढ़िया। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो वहाँ पर भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया याद रहा आपको? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है वो अपने लोग का ही शक्ति था मेरे साथ। मुझे लगता है ईश्वर की शक्ति के साथ साथ मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट रहा, और उसी का ये परिणाम रहा कि मैं एक मिशन इंक्लूजन एक इनिशिएटिव लिया कि समाज में जो डिसेबिलिटी को लेके जो एक विचारधारा है कि सिंपैथी का या सहानुभूति का, उसे बदलना है और समाज में एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना है। तो ये उसका हिस्सा था। और सिर्फ मैं बोलूँगा कि इंडिविजुअल मिशन नहीं, जब मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम बनाई तो 3 साल रिप्रेजेंट किया उसको। मैंने कहीं से कोई सपोर्ट नहीं लिया उसको। हमने कोशिश किया कि अपने ही दम पे किया जाए, ऐसा करके एक इनिशिएटिव था। उसके बाद सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं, जैसे एक एवरेस्ट बेस कैंप हमने लास्ट ईयर किया, जिसका जिक्र मेरे ख्याल से अभी मंत्री मैम के यहाँ उसमें ये इवेंट में हुआ होगा। तो उस टाइम समाज कल्याण विभाग से हमें सपोर्ट मिला हुआ था। एक स्पेशल टीम गई थी 9 मेंबर की, जिसमें 4 पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक ट्रांस और स्पेशल अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। तो बेसिकली मकसद था कि हमें इंक्लूजन को प्रमोट करना है। और आप इमेजिन करिए 14 साल की बच्ची जिसके एक पैर नहीं है, वो क्रचेस से क्लाइंब कर रही है। एक पार्शली ब्लाइंड लड़की है, वो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच रही है। एक जिसका अनवर अली, जिसका एक पैर नहीं है, वो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच जा रहा है। तो ओवरऑल मकसद हमारा इंक्लूजन को प्रमोट करने का था। और इस मिशन में आप इमेजिन करिए एक ट्रांस वुमेन है, वो एक 2 नॉर्मल लड़की के साथ रह रही है, एक ही रूम शेयर कर रही है। तो मैं अगर उस 14 साल की बच्ची का विचारधारा चेंज कर पा रहा हूँ कि एक ट्रांस के प्रति उनका रवैया कैसे होना चाहिए, या एक मैं ट्रांस को फील करा पा रहा हूँ कि वो नॉर्मल व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हैं, तो आई गेस ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो लेकिन ये कितना मुश्किल भरा होता है। वैसे तो जो भी एवरेस्ट पे जाता है, पर्वतारोही जो भी होता है, उसके सामने बहुत सी विषम परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन खासकर आपके सामने क्या दिक्कतें रही? ये जो यूबीसी मिशन था उसमें तो बहुत अलग टाइप का चैलेंज था, क्योंकि आपको पूरे टीम को सबमिट कराना है। जब आप इंडिविजुअल क्लाइंब करते हैं तो आपके पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, उसको आपको ओवरकम करना है। पर जब टीम क्लाइंब करती है आपको टीम के हिसाब से सोचना पड़ता है उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो हमने उसके हिसाब से प्लान किया हुआ था। पर्सनल जो मेरे एक्सपीडिशन होते हैं उसमें सबसे बड़ा जब मैंने स्टार्ट किया तो चैलेंज था कि मैं नॉर्मल आर्टिफिशियल लेक से क्लाइंब करना स्टार्ट किया था, मतलब जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बनी नहीं है। मतलब आर्टिफिशियल लेक अलग अलग तरीके से आते हैं, जिसमें रनिंग करने का अलग लेग आता है, आपको हायर लेवल की एक्टिविटी करना उसका अलग लेवल आता है, अलग लेग आता है, और बेसिक एक्टिविटी करना उसका अलग लेग आता है। मतलब फंक्शनल के हिसाब से उसके कॉस्टिंग भी रहती है। सो मैंने बेसिक लेग से चलना स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या होता है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता आपके फुट से, बट आपका एनर्जी बहुत कंज्यूम होता है। मतलब आप जितना एक नॉर्मल वॉक करने में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उससे आई गेस डबल एम्प्यूटी जो रहता है 60 से 70% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स उस एल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, आपका नॉर्मल वॉक करने में आपका माइंड और बॉडी थकता है, उसमें आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स आपको आपके तबीयत ख़राब होने का चांसेस, आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जब आप आर्टिफिशियल लेक से क्लाइंब करते हैं तो हर स्टेप में आपको अपने आर्टिफिशियल लेक का वजन भी आपको सहना है। मतलब हर स्टेप में आपको उठाना है और उसको रखना है। आपको ज़मीन से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। जब हम नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह चलते हैं तो पूरे हमारे ब्रेन से वो काम करता है। मतलब कि ब्रेन आपको ऑटोमेटिक रिटर्न देता है, आपको पता नहीं चलता, आप एनर्जी कम फील कर पाते हैं। मतलब फील ही नहीं होता आपको चलने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तीसरा एक चैलेंज होता है कि हर स्टेप में फिसलने का डर होता है, स्पेशली जब आप बायलैटरल एम्प्यूटी हैं।
कई बार जिनका सिंगल लेग का एम्पुटेशन होता है तो वो क्या करते हैं कि एक लेग से पुश कर लेते हैं, एक लेग से सपोर्ट ले लेते हैं। पर बायलैटरल केस में जिसके दोनों पैर नहीं हैं, उसमें चांसेस रहता है कि हर स्टेप में आपको उतना ग्रिपिंग नहीं मिलेगा जितना आपको ज़मीन से मिलना है। तो आपको हर स्टेप में आपको आप जब क्लाइंब करते हो संभालना रहता है, पीछे जाने से भी और आगे पैर फिसले ना, इसका भी ध्यान रखना होता है। एक और चौथा चैलेंज होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक अराउंड 6 से 7 घंटा अगर आप आर्टिफिशियल लेग पहन लेते हैं तो बाहर भले -15 -30 डिग्री सेल्सियस हो, पर अंदर बहुत गर्मी होती है। मतलब जो आपका रेसिडुअल लिम्ब है, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है, उस पर बहुत गर्मी महसूस करते हैं आप। और कई बार ये भी हो सकता है, जब मैं स्पेशली रशिया में था, जब -25 -30 का टेम्परेचर था, तो मेरी जो टीम थी जिस कंपनी से मैं गया था, उसको लगा था कि इसका शायद लेग फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट इन द सेंस कि अंदर पसीना आता है बहुत गर्मी के कारण, और वो पसीना बर्फ़ बन सकता है, और वो बर्फ़ कारण आपका जो लेग बचा हुआ है उसको भी वो पिघला सकता है, मतलब एक तरीके से डैमेज कर सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। तो फ्रॉस्ट बाइट का खतरा रहता है। मैं बाकी माउंटेनियर से थोड़ा स्लो क्लाइंबिंग करता हूँ क्योंकि दोनों आर्टिफिशियल लेग है। तो एक डर ये भी रहता है अगर वेदर ख़राब हुआ तो प्रोबेबिलिटी कि आपको हो सके बैड वेदर में आपको स्टक होना पड़े, तो एक प्रोबेबिलिटी ये रहती कि आप उस बुरे वातावरण में या बुरे एनवायरनमेंट में आप फंसें और आपको ज़्यादा दिक्कतें झेलने पड़े। तो ये सब मेजर चैलेंजेस होते हैं। और लास्ट मुझे लगता है कि जब स्पेशली आपकी पूरी बॉडी टायर्ड हो गई है, आपको मतलब जब आप स्पेशली लास्ट के 2-3 घंटे बचे रहते हैं समिट में, जनरली 14-15 घंटा लगते हैं कोई भी समिट में आप जाते हैं, तो लास्ट स्ट्रेच जो होता है ना 2-3 घंटे का, वो बहुत टफ होता है क्योंकि आपकी बॉडी और लेग आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। अंदर में कई बार फिसलन होता है क्योंकि पसीना आपको आ चुका है, बहुत अंदर से गर्म महसूस कर रहे हैं आप एकदम, और हर स्टेप में आपका लेग फिसल रहा है, अंदर से, बाहर से भी फिसल रहा है और अंदर से भी फिसल रहा है। तो ग्रिपिंग मिलना बहुत मुश्किल होती है और हर स्टेप में आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका विजन क्लियर नहीं है और आप माइंड सेट से उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी समिट नहीं कर पाएंगे। यही मेरा अगला सवाल आपसे चित्त सेन जी, माउंटेनियरिंग को ही क्यों आपने चुना? क्या कोई प्रेरणा इसके पीछे? क्योंकि जिन जिन माउंट्स को आपने फतेह किया है, 7 में से 4 महाद्वीपों को आपने फतेह किया है, उनको तो हम सिर्फ एटलस में देख पाते हैं। मुझे लगता है मैंने माउंटेनियरिंग को नहीं चुना, आई गेस माउंटेनियरिंग ने मुझे चुना है। जब मैंने ट्रैकिंग से मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था, तब कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माउंटेन्स क्लाइंब करूंगा ऐसे करके। बस वो घूमने फिरने वाला कॉलेज टाइम से थोड़ा घुमक्कड़ प्रजाति का था मैं, तो मुझे लगा कि फिर से वही सब एक्टिविटी करनी चाहिए जो मैं पहले करता था। तो उसी से स्टार्ट किया था मैंने ट्रैकिंग से। फिर मनाली में एक दोस्त के कैंप में गया 10 दिन के लिए, तो उसमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई 10 दिन की, तो वो मैंने सक्सेसफुली किया और बहुत बेसिक आर्टिफिशियल लेग था उससे मैंने किया। तो वहीं से फिर ये माउंटेनियरिंग का प्लान बना कि अब मुझे थोड़ा एक लेवल अप करना चाहिए। मैंने 14,000 फीट तक के मैंने क्लाइंब किया हुआ था, तो मैंने उसके बाद सोचा कि मुझे अब इसे बढ़ाना है और 19,000 फीट मतलब माउंट किलिमंजारो का वहाँ से प्लान हुआ। और मैं अपने आप को पीछे भी देखता हूँ तो मैं उस जगह से आता हूँ, मेरा परिवेश जो है ग्रामीण परिवेश से है, तो मुझे जो चीज़ें मैं कर रहा था मुझे बहुत आसान लग रही थी। मतलब मेरे लिए थकाऊ था और बहुत अलग डिसीजन था, पर मैंने कभी जो मुझे लगा कि मैंने अपने लिए किया वो चीज़, मैं वो फ्रीडम को फील कर पा रहा था। मैं मतलब जब मैं माउंटेन्स में था, तो एक वो रीज़न थी जिसके कारण मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं माउंटेन्स में जाता गया। वो 14,000 से 19,000 हुआ, 19,000 से 20-21,000 तक अब चला गया है। और आई होप कुछ दिनों बाद वो एल्टीट्यूड और बढ़ते रहे और किसी दिन सर्वोच्च शिखर में हम आप लोग मुझे देख पाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। वो जो एहसास होता है तिरंगा फहराने का, वो एहसास कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? चूँकि मैं डिफेंस एस्पिरेंट रह चुका हूँ, CDS की तैयारी कर चुका हूँ, SSB की तैयारी कर चुका हूँ, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका था मेरा, तो एक जो सोच होता है वो सैनिक का सोच होता है। तो स्पेशली जब आप तिरंगा लहराते हैं आप ऊपर में टॉप में, तो हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, अच्छा फील होता है कि आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी सुना कि आप प्लास्टिक फ्री और दूसरी कैंपेन से भी जुड़ रहे हैं। जी, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था जिसमें प्लास्टिक फ्री कैंपेन के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो उसमें वो कैंपेन है। प्लस अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से मुझे स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो कोशिश ये है कि इलेक्शन से, अभी आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाला है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक इलेक्शन होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, फिर पंचायत चुनाव होते हैं। तो
कोशिश ये कि सभी लोगों को इलेक्शन से जोड़ा जाए, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं या वृद्ध जन हैं, हमें उनको हम कैसे कनेक्ट कर पाएँ, तो इस मिशन से मुझे जोड़ा गया है। तो इस स्तर पे प्रयास जारी और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में जो 4 बार आप उसकी जो नामांकन प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं, जो 18 साल होने के पहले भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि आप वोटर बनने वाले हैं इलेक्शन से पहले। तो और आने वाले समय में बैलेट से भी जो जिनको घर से निकल पाना मुश्किल है उनके लिए भी इनिशिएटिव ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके से मैं हिस्सा हूँ। प्लस एक स्पेशल जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं उसके क्लॉ ग्लोबल करके एक नाम है, तो वो स्पेशल मिशन था जिसके मैं स्कूबा डाइविंग का हिस्सा रहा हूँ मैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव में मुझे भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब एक हिस्सा बन गया मेरे फ्रीडम का और मेरी लाइफ का। एक और इनिशिएटिव आपने लिया प्रोस्थेटिक लेग के साथ ड्राइविंग राइट के लिए लड़ाई का, बहुत मुश्किल से सफलता मिली उसमें। जी, जब मैंने इस बारे में मैं जब अपने लिए कार लिया तो फ्रीडम हर कोई फील करना चाहता है, अपनी लाइफ में देखना चाहता है, रिस्ट्रिक्शन किसी को नहीं चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मैंने कार परचेज़ किया। तो मुझे लगा बहुत आसानी से मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट हुआ ये कि कार लेने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए रोक रहे थे मुझे। रीज़न ये था कि रजिस्ट्रेशन अगर दे देंगे कार का मेरे नाम से पर्सनली, तो वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता, और वो सिर्फ एक फियर था उनको डिसेबिलिटी को लेके कि इन केस भविष्य में अगर ये एक्सीडेंट कर देता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं फंस जाऊंगा। तो एक डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी था, कुछ लोग चाह रहे थे कि इनको दे दें, एक अनुमति भी मुझे मिल चुकी थी, पर उसके बाद भी आरटीओ जो है देना नहीं चाह रहा था मुझे रजिस्ट्रेशन अपने नाम से। फिर हमने एक कोर्ट में केस फाइल किया, हमने 3 महीने तक तो वेट किया कि हम गवर्नमेंट के थ्रू इसे सुलझा सकें बात करके, पर ये हुआ नहीं। और करीबन 1.5 साल केस चला, 20 महीने के आसपास आई गेस। तो जुलाई 2019 में इसका जजमेंट आया था। तो हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि आप मुझे ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो है मेरे ड्राइविंग एबिलिटी को देख के दीजिए। आप पहले मेरे व्हीकल की टेस्टिंग कीजिए और मेरा टेस्ट कीजिए, अगर मैं फेल होता हूँ तो आप मुझे मना कर दीजिए, पर आप सिर्फ डिसेबिलिटी के नाम से, एक फियर के नाम से आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इसे एक्सेप्ट किया और डायरेक्शन किया स्टेट गवर्नमेंट को कि इस मामले में भी कार्रवाई है। और अभी देखते हैं हम कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है, हफ्ते में एक बार ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन काम चल रहा है अभी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी तिरंगा तो ऊंचा किया ही आपने, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे भी हम जो बैठे हैं और जो लोग आपको जानते हैं, सुनते हैं और सुन रहे हैं और सुनेंगे, वो भी मानेंगे कि आप सबसे ऊंचे जा चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय जवाहर।